नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। हमने पिछले वीडियो के अंदर क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 को एंड किया था। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके क्लास 10th का साइंस का जो चैप्टर नंबर 4 है, यानी उसको स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपके केमिस्ट्री का पोर्शन का लास्ट चैप्टर है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सारे बच्चों को इस चैप्टर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। इस प्रॉब्लम को एकदम अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से इस चैप्टर को पढ़ेंगे, बहुत सारी बेसिक चीजों को क्लियर करेंगे, उसके बाद में अपन चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे आपको ये चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस चौथे चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करना चाहते हैं, चाहे आपको पीछे के चैप्टर आते हो या नहीं आते हो, ये चैप्टर आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो। और स्टार्टिंग से वीडियो देखेंगे, लगातार आप इस सीरीज को देखते रहेंगे तो निश्चित तौर पे आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। अभी तक हमने पिछले वीडियो के अंदर धातु अधातु के बारे में पढ़ा था। कुछ धातुएं होती है, कुछ अधातु होती है, लेकिन इस चैप्टर में अपन सिर्फ एक तत्व यानी कार्बन के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में? हमारा एक ही तत्व के बारे में इसमें बात करेंगे, वो है कार्बन। और कार्बन की बात करें तो कार्बन क्या होता है? कार्बन एक अधातु तत्व है। कार्बन क्या है? अधातु है। कार्बन क्या होता है? अधातु होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें तो कार्बन हमारे पृथ्वी पर बात करें तो कार्बन के यौगिक बहुत कम मात्रा में है, यानी कार्बन की मात्रा बहुत कम है, लेकिन फिर भी हमारे जीवन के लिए या इस धरती पर अस्तित्व के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे सबसे ज्यादा बात करें तो ऑक्सीजन की, दूसरा नंबर बात कर सकते हैं हाइड्रोजन की, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जिस तत्व की हम बात कर सकते हैं तो वो है कार्बन। बहुत कम मात्रा होते हुए भी हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देख लेते हैं हमारी भूपरिपट्टी पर यानी पृथ्वी के ऊपरी परत पर बात करें तो कार्बन है वो कितना है? तो कार्बन मात्र 0.02%, वो भी किसके रूप में? कार्बोनेट के रूप में। किसी के साथ कार्बोनेट के रूप में जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में हो सकता है, कोयला या पेट्रोलियम आदि के रूप में यहां पर उपस्थित है, ठीक है। मात्र 0.02%, वो भी बहुत कम मात्रा में। और बात करें वायुमंडल के अंदर, हमारे वायुमंडल के अंदर बात करें तो देखो ये किसके रूप में है? 0.03%, वो भी किसके रूप में? कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बात करें, वायुमंडल के अंदर बात करें तो क्या है? CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो पाई जाती है और इसकी जो मात्रा है वो 0.03% है, यानी बहुत कम मात्रा होते हुए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस पृथ्वी पर अस्तित्व के लिए। अब हम बात करते हैं, सभी सजीवों की संरचना कार्बन पर आधारित होती है। हम चाहे किसी भी पेड़ पौधों की बात कर लें, चाहे किसी भी जीव जंतु की बात कर लें, उसका जो शरीर है, उसकी बॉडी है, वो भी कार्बन से ही बनी हुई है। उसके अंदर भी क्या है? कार्बन उपस्थित है। तो इतना कम मात्रा में होते हुए भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है, बहुत महत्व रखता है, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा कार्बन की मात्रा क्या होती है? बहुत कम होती है। अब बहुत सारे तत्वों में आप कहेंगे सर हमारे अंदर है, पेड़ पौधों के अंदर है, तो हम कैसे पता लगा सकते हैं किसके अंदर कार्बन है? तो देखिएगा, जिस भी तत्व को आपको जलाने पर या कोई भी दूसरे तत्वों के साथ में भी पाया जाता है कार्बन, दूसरे तत्वों के साथ भी कुछ मात्रा कार्बन की, तो अगर आपको पता लगाना है तो आप उसको जला दीजिए। अगर उसके अंदर जलाने से जो गैस निकलेगी, अगर वो CO2 गैस निकल रही है उसके अंदर से जलाने से, जिस भी पदार्थ को जलाने से CO2 गैस निकले, या जिस भी पदार्थ मान लो जल भी रहा है, तो वो भी इसका कारण वही है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ मात्रा कार्बन की होगी। यानी अगर किसी भी पदार्थ को जलाने से CO2 बन रही है, इसका मतलब उसके अंदर 100% कार्बन है। मतलब उसके अंदर कार्बन की मात्रा 100%, मतलब ये नहीं है कि 100% कार्बन से बना हुआ, इसका मतलब है उसके अंदर कार्बन की उपस्थिति निश्चित है। तो हमें कार्बन के बारे में देखा कुछ। अब इसके बाद में हम देखते हैं कार्बन से संबंधित कुछ विशेषताएं कह सकते हैं या सामान्य परिचय कार्बन का कह सकते हैं। कार्बन के अंदर ऐसी क्या खूबी है जिसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो कार्बन एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। क्यों है? तो देखिएगा, हम इसको बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात करें तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 नंबर। 6 नंबर पे आता है कार्बन। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, उसके बाद में आता है कार्बन। 6 नंबर पे आता है। हमारा आवर्त सारणी के अंदर कितने नंबर पे आता है कार्बन? 6 नंबर पे आता है, ठीक है। कार्बन का प्रतीक क्या होता है? C या C612, मतलब इसका परमाणु क्रमांक ये होता है, परमाणु भार ये होता है। इस तरह से हम तत्व को डिनोट करते हैं, या आप सिर्फ कैपिटल C भी लिख सकते हैं। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2s2 और 2p
2, यानी टोटल कार्बन यहां पर कितने हो गए, ये 2 2 और 2, कार्बन के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। तो यहां पर हमने 6 इलेक्ट्रॉन बता दिए हैं। ठीक है, कार्बन की संयोजकता की बात करें तो कार्बन के अंदर कितनी, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, जो हम निश्चित तौर पे पढ़ के आए हैं। जैसे हम बात करें यहां पे, ये हो गया नाभिक, बाहरी कोश, पहले कोश 6 नंबर पे है तो के कोश के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा के कोश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, एल कोश के अंदर कितने हैं, 4। अब बाहर वाला कोश एल कोश पूरा करने के लिए या तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और दे भी सकता है, जैसा हमने बात की थी बेसिक वाले वीडियो में। ठीक है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और दे भी सकता है, क्योंकि दोनों में बराबर बराबर एनर्जी खर्च होने वाली है। लेकिन कार्बन इससे भी कुछ एडवांस है, वो अपन नेक्स्ट देखने वाले हैं। लगातार जुड़े रहेंगे तो आपको अच्छे से सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगी। कार्बन की ज्यामिति, इसकी संरचना की बात करें, कैसा होता है, समचतुष्फलकीय होता है। क्या होता है, कार्बन होता है समचतुष्फलकीय। समचतुष्फलकीय का मतलब क्या होता है, इसके अंदर, ठीक है, 3 त्रिभुजाकार फलक होते हैं। फलक का मतलब आप कागज के 3 टुकड़े काट लो, जैसे इसमें बना रखा है, 3 कागज के टुकड़े हैं, एक इस साइड लगा दिया, दूसरा इस साइड, तीसरा इस साइड और चौथा नीचे की साइड। हमने क्या कर लिया, 3 त्रिभुजाकार टुकड़े लगा लिए। ठीक है, इसको आप जोड़ के आप देखो, ऊपर जैसे गुम्बद जैसा बन जाएगा, नीचे भी एक कार्बन लगा, तो ये कैसी संरचना बन जाएगी, 3D शेप जो बन जाएगा, इस तरह की जो संरचना होती है, ये जो बना रखा है। ठीक है, एक नीचे त्रिभुज है, एक इस साइड है, एक इस साइड है और एक पीछे की साइड, 3 त्रिभुज और एक नीचे की साइड बेस आधार। इस तरह की जो आकृति बनती है उसको हम चतुष्फलकीय कहते हैं, समचतुष्फलकीय। समचतुष्फलकीय कैसे, क्योंकि ये तीनों त्रिभुज हैं वो समान साइज के होते हैं। ठीक है, इनकी लंबाई जो है, इनकी भुजाएं बराबर बराबर होती है। ठीक है, तो ये भी इसकी आकृति जो होती है वो समचतुष्फलकीय होती है। नेक्स्ट बात करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और पूरा चैप्टर जो है उसकी सबसे आधार वाला पॉइंट यही है। कार्बन परमाणु में एक विशेष गुण होता है, कार्बन परमाणु की एक विशेष मतलब गुण होता है, एक ऐसी क्वालिटी होती है जिसके कारण क्या होता है, कार्बन कार्बन से जुड़कर, कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़कर शाखित या अशाखित या फिर चक्रीय यौगिक का निर्माण कर सकता है। और कार्बन के इस गुण को हम श्रृंखलन कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। ठीक है, यानी कार्बन के अंदर एक ऐसा गुण पाया जाता है जिससे कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़कर 2 3 4 5 जितने भी कार्बन आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बना सकते हैं, लंबी चेन बना सकते हैं। वो लंबी चेन शाखा वाली हो सकती है। शाखित का मतलब क्या है, देखो पहले हम बात करते हैं अशाखित। अशाखित का मतलब होता है कार्बन इस तरह से आगे जुड़ा हुआ होगा, कार्बन कार्बन से जुड़कर इस तरह से लंबी श्रृंखला बना देता है। दूसरा देखो शाखित का मतलब क्या हो गया, शाखित का मतलब हो गया ये कार्बन दूसरे कार्बन से तीसरे कार्बन से जुड़ता, बीच में से एक कार्बन अलग से एक ब्रांच निकल गई। शाखित का मतलब क्या हो गया, ब्रांच। और चौथा चक्रीय की बात करें तो चक्रीय में कुछ इस तरह से कार्बन जुड़े होते हैं, इस तरह से साइकिल के रूप में। तो कार्बन तीनों ही गुण पाए जाते हैं, ये तीनों तरह की संरचना बना सकता है। एक सीधी लाइन में जिसको हम अशाखित कहते हैं, बिना किसी शाखा वाली। एक होता है शाखित जिसमें कहीं ना कहीं एक ब्रांच निकली हो, कहीं भी निकली हो सकती है ये। और तीसरा होता है चक्रीय, यानी गोल संरचना के रूप में भी बना सकता है। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, प्रतीक इसका C होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 होता है। कई बार ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ लेता है, तो इसको भी अच्छे से ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, कार्बन की संयोजकता अगर आप ये कैसे लिखा है तो कभी किसी वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे, किस तरह से किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है उसको भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, क्यों होती है हमने देखो यहाँ पर कोष में इलेक्ट्रॉन भर के देख लिए। ज्यामिति कैसी होती है, समचतुष्फलकीय। क्यों, और कार्बन के एक ऐसा गुण पाया जाता है जिसके कारण वो दूसरे कार्बन के साथ जुड़कर कई तरह की श्रृंखलाएं बना सकता है। अब ये क्या है, कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ता किसके कारण है, और कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़कर जो जिसके कारण जुड़ता है वो कारण है सहसंयोजी आबंध। क्या होता है, सहसंयोजी आबंध से जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बना लेता है। ठीक है, कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़कर कौन सी, सहसंयोजी आबंध के द्वारा ही जुड़ता है। अब ये सहसंयोजी आबंध क्या होता है इसको भी अपन नेक्स्ट समझने वाले हैं, लेकिन उससे पहले 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये किस तरह से बनता है, इसके कारण निम्न है। ये सहसंयोजी आबंध बनता ही क्यों है, इसके कारण, उसके पहले कारण देखते हैं। अगर कार्बन की संयोजकता हमने कहा है 4 होती है, जैसे मान लो ये है, ये पहला कोष, ये दूसरा कोष। अभी हमने देखा था 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है या ले सकता है, वो ना तो दे सकता है और ना ही ले सकता है। इसका कारण क्या है,
अब देखिएगा इसकी संयोजकता कितनी होगी, बाहर वाले कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी 4। अब देखिएगा इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा, तो उसकी बात ध्यान से समझिएगा। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, अगर त्याग देता है तो ये कोष ही हट जाएगा बाहर वाला और अंदर वाला पूरा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉनों को त्यागने के लिए उसके क्या होती है, बहुत अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, इतनी वो एनर्जी गेन नहीं कर पाता, ग्रहण नहीं कर पाता, इसलिए वो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं सकता। तो बात समझ में आ जाएगी क्या, 4 इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं सकता। हमने कहा था ना किसी इलेक्ट्रॉन को त्यागने से उसके ऊपर प्लस आवेश आ जाता है, जिसके कारण त्याग नहीं सकता तो इसकी संयोजकता C+4 नहीं हो सकती, कार्बन की संयोजकता +4 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उसको 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और वो इतनी ऊर्जा ले नहीं पाता, इतनी ऊर्जा उसके पास होती नहीं है, इसलिए वो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं सकता। दूसरा, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी तो कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ले भी तो सकता है, लेकिन वो लेकर -4 की संयोजकता, अगर इलेक्ट्रॉन लेगा 4 तो ये संयोजकता कोष पूरा हो जाएगा। 4 इसके पास है, 4 और आ जाएंगे तो बाहर वाले कोष में 8 है, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं कर पाता है, क्योंकि कार्बन का आकार क्या होता है, बहुत छोटा होता है। कार्बन का आकार क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर पाना इसके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका आकार क्या है, छोटा है। तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन ले पाता है और ना ही दे पाता है। तो ये कर क्या पाता है, फिर कैसे अपनी संयोजकता को पूरा करते हैं उसको समझते हैं। तो वो ही कारण है सहसंयोजी आबंध। ये एक ऐसे आबंध बना लेते हैं जिसके कारण वो अपनी संयोजकता को कंप्लीट कर लेते हैं। किस तरह से होता है तो देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कार्बन में आबंध। तो कार्बन में किस प्रकार का आबंध पाया जाता है, सहसंयोजी आबंध पाया जाता है। कौन सा आबंध पाया जाता है, सहसंयोजी आबंध पाया जाता है। सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सहसंयोजी आबंध उसे कहते हैं जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके जो आपस में बंध बन जाता है, उनके बीच में बंध बन जाता है। साझेदारी कैसे, मतलब सिंपल सी बात है, अपन 2 एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो 2 बच्चे पास पास में बैठे और दोनों के पास बुक एक ही है। 2 बच्चे मान लो, कभी बार बुक में कहते हैं बुक निकाल लो अपनी। जैसे मान लो 2 बच्चे बेंच के अंदर, क्लास के अंदर दोनों पास पास में बैठे, एक ही बेंच पे बैठे और दोनों के पास बुक एक ही है, तो वो दोनों बुक क्या करेंगे, एक ही बुक में देखकर अपनी बुक की साझेदारी कर लेंगे, दोनों ही पढ़ लिए ना। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की क्या कर लेते हैं, साझेदारी कर लेते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, उनके बीच में कोष पूरा हो जाता है। किस तरह से देखते हैं, अभी 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बनने वाले आबंध जो होते हैं उनको सहसंयोजी आबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, सहसंयोजी आबंध कहते हैं। इससे पिछले टॉपिक में हमने आयनिक यौगिक पढ़ा था। क्या पढ़ा था, आयनिक यौगिक। तो वो जो बंध उसके बीच में बंध नहीं बनता है, वो आयन के आपस में जो बल के कारण, ठीक है, जो बल लगता है, अट्रैक्शन फोर्स है प्लस माइनस के, जिसके कारण वो आपस में बंद क्या हो जाता है, वो अणु क्या हो जाते हैं, आपस में आयन क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, उस यौगिक का निर्माण हो जाता है। लेकिन यहां उस तरह से नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये जो बनने वाले यौगिक है उसमें तो क्या होता है, मजबूत आपस में क्या लगता है, जो फोर्स लगता है। ठीक है, ये जो अंतराणु जो बल लगता है आपस में, वो बहुत क्या हो जाता है, मजबूत होता है। लेकिन यहां पर ये जो यौगिक बनते हैं, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो यौगिक बनते हैं, इनके बीच में आप अगर बात करें सहसंयोजी आबंध के भीतर, तो ये सबसे प्रबल बंध है। यानी सहसंयोजी जितने भी प्रकार के बल होते हैं सहसंयोजी में, उसमें सबसे प्रबल बल ये होता है। लेकिन ये अंतराणु बल जो है उनसे क्या होता है, बहुत ज्यादा वीक होता है, कमजोर होता है। जो हमने पढ़े थे ना, आयनिक यौगिकों के बीच में जो बंध बनता है या दूसरे प्रकार के जो बंध हैं, उनसे बहुत क्या होता है, ये कम मजबूत होता है। जो आयनिक यौगिक होते हैं, आयनिक यौगिकों से जो आयन से जो यौगिक बनते हैं, आयनिक यौगिक, उनके बीच में जो बंध होता है, जो बल लगता है, वो बहुत मजबूत होता है, जिसके कारण हमें तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। यहां पर उसका क्या होता है, बंध बहुत क्या होता है, जो बीच में बल लगा है वो बहुत कमजोर होता है, उतना नहीं होता, जिसके कारण आप बताओ उसका गलनांक और क्वथनांक क्या हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। उनकी तुलना में इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, बहुत कम होता है। जैसे प्लास्टिक वगैरह आप देखते हैं, ये प्लास्टिक हो गया, ये रबड़ वगैरह जो बनते हैं, ये क्या होते हैं, कार्बन ही होते हैं, और आप इसको आसानी से गर्म करते पिघल जाते हैं, तो इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, बहुत कम होता है। और सामान्यतः ऐसे सहसंयोजक यौगिक जितने भी होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं। हमें प्लास्टिक देख लो, रबड़ देख लो, ये जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, विद्युत के लगभग सारे क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। इसके अंदर से विद्युत धारा नहीं बह सकती।
इसके अंदर से विद्युत धारा नहीं बह सकती। चलिए अब देखते हैं किस तरह से सहसंयोजी जो बंध है वो बनता है। चलो सहसंयोजी बंध आपको समझाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी के साथ में हमारा एक टॉपिक क्लियर होगा जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या है? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बनने वाले बंध हैं उसके बारे में अपन बात करते हैं। जैसे अपन बात करें हाइड्रोजन अणु का निर्माण, हाइड्रोजन अणु का निर्माण कैसे होता है उसको समझते हैं। यहां पर हम देखेंगे किस तरह से इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके हाइड्रोजन अणु बनता है। तो इस तरह के प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर का मेन पोर्शन यहीं से स्टार्ट होता है। तो पूरा ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस चीज को समझ गए तो आगे का चैप्टर आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। हम बात करते हैं हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक आपको पता होगा कितना होता है, 1। इसके पहले कोष में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, आप यहां पर संरचना बनाना चाहें तो छोटी सी बना सकते हैं। ये नाभिक हो गया, ये इसका पहला कोष हो गया। पहले कोष में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। क्या है, 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसको कोष पूरा करने के लिए क्या होती है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये कैसे करता है, तो मैंने यहां पर समझाने के लिए क्या किया है, यहां पर मैंने एक हाइड्रोजन का परमाणु लिया है। ये हाइड्रोजन परमाणु है और इसके बाहर वाले कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने यहां पर दर्शा दिया 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा इसके पास। ठीक है, अब इसको कोष पूरा करने के लिए क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये दूसरे हाइड्रोजन अणु परमाणु और है, उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा। पहले के पास 1 है तो दूसरे के पास 1 होगा। तो ये क्या कहता है, ये दूसरे परमाणु से कहता है भैया आप मेरे से साझेदारी कर लो, 1 इलेक्ट्रॉन की मुझे जरूरत है, मुझे दे दोगे क्या। ये कहेगा बिल्कुल आपको जरूरत है तो आप ले लीजिए। लेकिन साझेदारी का मतलब होता है अगर वापस मुझे जरूरत पड़ी तो आपको भी मुझे देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन। तब वो कहता है चलो ठीक है। तो वो क्या करता है, इससे ये कहता है जब मुझे जरूरत पड़े तो मुझे भी इलेक्ट्रॉन देंगे आप। तो वो कहेगा बिल्कुल। तो 2 हाइड्रोजन परमाणु इस तरह से थे, देखो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास था, इसने इससे साझेदारी कर ली, 1 तो इसके पास था ही, दूसरे हाइड्रोजन परमाणु से इसने साझेदारी करके ले लिया है 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास 2 हो गए, इसका कोष पूरा हो गया, इसने अपना कोष पूरा कर लिया। आपको पता है कि कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अभी कितना है, इसके पास 1 है। तो ये 1 इससे और इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसका कोष पूरा हो जाएगा। तो ये वाला भी क्या है, इसके पास भी 1 है। तो ये इस वाले से पहले वाले से कहेगा मेरे को जरूरत पड़े तो मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दो। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की ये क्या हो जाती है, साझेदारी हो जाती है। और इस साझेदारी से जो आपस में बंध बनता है, इस बंध को हम दर्शाने के लिए एक बीच में लाइन खींच देते हैं। अलग से नहीं दर्शाना है, इसके बीच में हमने क्या कर दी, एक लाइन खींच दी। एक लाइन क्यों खींची, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है, दोनों के पास 1 इलेक्ट्रॉन के 1 युग्म की साझेदारी है। युग्म का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसका था, 1 इलेक्ट्रॉन इसका था। जब 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो एकल बंध बनता है और दोनों हाइड्रोजन मिलकर आपस में क्या बना देते हैं, ये बन गया हाइड्रोजन का अणु। ये हाइड्रोजन अणु हो गया, ये क्या हो गया, हाइड्रोजन का अणु हो गया। और ये जो बंध बना है इसको ही हम सहसंयोजी आबंध कहते हैं। तो परिभाषा अब आपको समझ में आ गई होगी, क्या परिभाषा होती है, 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले बंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले बंध को हम क्या कह देते हैं, सहसंयोजी आबंध कह देते हैं। और ये यहां पे इस तरह से हाइड्रोजन अणु का निर्माण हुआ है। तो अब आपको इसको लिखना कैसे है, मान लो एग्जाम में पूछ लिया तो इसकी भाषा कैसे लिखनी है, थ्योरेटिकल कैसे लिखनी है, बहुत आसान। एक को मैं समझा देता हूं, बाकी मैं अभी और बनाऊंगा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। लेकिन लिखना कैसे है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। इसका अपना कोष पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो दूसरे हाइड्रोजन परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेता है, जिससे इसके बीच में क्या हो जाता है, एक एकल बंध बन जाता है। क्या हो जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेगा, तो साझेदारी कर लेगा तो इसका भी अष्टक जो कोष है वो पूरा हो जाएगा, और दूसरे वाला साझेदारी करेगा तो उसके पास भी तो इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो दोनों का क्या हो जाता है, अष्टक पूरा हो जाता है। जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, जिसकी वजह से इसके बीच में क्या हो जाता है, एक सिंगल बंध बन जाता है, एकल बंध बन जाता है और हाइड्रोजन अणु का निर्माण होता है। तो ये लिखा है, देखो हाइड्रोजन परमाणु का क्रमांक 1 होता है, इसको अपना कोष पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, जो अन्य हाइड्रोजन परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेता है, जिससे हाइड्रोजन परमाणु के बीच में एकल बंध बन जाता है। कौन सा बंध बन जाता है, एकल बंध बन जाता है और हाइड्रोजन अणु का निर्माण हो जाता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं ऑक्सीजन अणु का निर्माण कितना होता है। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है,
आपको याद होगा क्रमांक कितना होता है ऑक्सीजन, कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे। तो 8 नंबर में हम देख लेते हैं, यहाँ पे ये पहला कोष, ये दूसरा कोष, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 8 भरने हैं। तो आपको पता है, पहले हम बात करते हैं के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद के बाद कौन सा आता है, एल कोष, इसके अंदर कितने, 6, 6 और 2 कितने हो गए, 8। अब देखो इसके अंदर भर देते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये हो गया 1 2 3 4 5 6, तो ये हमने 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब देखो कैसे साझेदारी करेगा, अब इसको समझते हैं। इधर वाली बात आप अच्छे से समझिएगा। ये हमने ऑक्सीजन ले लिया है और इस ऑक्सीजन के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। ये इसके इलेक्ट्रॉन हमने यहां पर दर्शा दिए। ये दूसरा एक और ऑक्सीजन परमाणु है, इसके पास में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बाहर वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। 2 ये रहे, 2 इधर दर्शा दिए और 2 इधर दर्शा दिए। तो आप भी ऐसे दर्शा सकते हैं, ये 6 हो गए ना, इसके पास में भी 6 है, इसके पास में। बाहर वाले कोष वाले इलेक्ट्रॉन आपको सिर्फ ऐसे दर्शाने, बाकी नहीं दर्शाने। तो इसको अपना कोष पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉनों की। तो ये क्या करता है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ये क्या किया इसने, 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिए। तो ये भी कहेगा भाई मेरा भी कोष पूरा करना है, तो ये कहेगा 2 इलेक्ट्रॉन मुझे भी जरूरत है, तो ये कहेगा आप भी ले लीजिए। तो यहां पर 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। कितने इलेक्ट्रॉनों की, 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो गई। तो इससे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बंध बन जाएगा, देखिएगा कौन सा बंध बन जाएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई तो डबल बॉन्ड बन गया। इससे ये O2 बन जाएगा। देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन के परमाणु आपस में संयुक्त होकर हाइड्रोजन अणु का निर्माण करते हैं, क्योंकि एक हाइड्रोजन, सिंगल हाइड्रोजन का परमाणु अस्तित्व में नहीं रह सकता। तो 2 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर एक हाइड्रोजन अणु का निर्माण कर सकते हैं, ये स्वतंत्र रूप से रह सकता है। इसी तरह ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बंध बनता है, द्विबंध बनता है। द्विबंध क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, जिसकी वजह से इसके बीच में द्विबंध बन जाता है। और इस बनने वाले बंध को भी हम सहसंयोजी बंध कहते हैं, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बना है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसके बाद में एक और देखते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन। इसका आपको समझ में आने के बाद तो सारे होगा। अब आपको पता है नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। तो देखिएगा मैं यहां पर आपको बता देता हूं, ये हो गया, ये पहला कोष, ये दूसरा कोष, ठीक है। इसके के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, और एल कोष के अंदर 5, 2 और 5 हो गए। अब देखिएगा नेक्स्ट, पहले में मैंने बना दिए 2 और दूसरे में कितने बनने हैं, 5, 1 2 3 4 और 5। अब देखिएगा आपको करना क्या है, ये मैंने लिखा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के बाहर वाले कोष में इलेक्ट्रॉन लिखने, सारे नहीं लिखने हैं यहां पर, तो मैंने लिख दिया यहां पर। इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं आप चाहे तो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आपकी मर्जी है, किसी तरह से इलेक्ट्रॉन दर्शाने हैं आपको इस तरह से दर्शा सकते हैं। एक और नाइट्रोजन है यहाँ पे, दूसरा नाइट्रोजन है, यहां पर भी कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। अब आपको पता है ये भी इलेक्ट्रॉनों की क्या करेगा, साझेदारी करेगा। तो इसने कहा है भैया कितनी जरूरत है, देखो 5 तो है, इसके पास 3 की और जरूरत है। कितने की जरूरत है, इसके पास 3 की जरूरत है। तो ये क्या करेगा, दूसरे नाइट्रोजन परमाणु के साथ में से 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेगा। ये भी क्या करेगा, इससे 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेगा। कितने की, 3 की। इसके बीच में बताओ नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बंध बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। और इससे किसका निर्माण हो जाएगा, नाइट्रोजन अणु का निर्माण हो जाएगा, नाइट्रोजन अणु का निर्माण। तो यहां पर आप इसकी भाषा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल आप लिखेंगे नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, ठीक है। और इसका अपना कोष पूरा करने के लिए, ठीक है, इसके बाह्य कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हैं। अर्थात इसको कोष पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, जो अन्य नाइट्रोजन परमाणु के साथ 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेता है, जिससे नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है या त्रिआबंध बन जाता है, ठीक है। और अपना संयुक्ता कोष, इससे दोनों का अष्टक पूर्ण हो जाता है और किसका, नाइट्रोजन अणु का निर्माण हो जाता है, नाइट्रोजन अणु का निर्माण हो जाता है। एक और समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछी जाती है, ये संरचना कई बार पूछी जाती है। मेथेन का निर्माण कैसे होता है। मेथेन का मैं सूत्र बता देता हूं पहले। मेथेन का सूत्र होता है, रासायनिक जो सूत्र होता है वो होता है CH4,
क्या होता है CH4, वो आगे अपन पढ़ेंगे, इसको बिल्कुल डिस्कस करके बताऊंगा मैं किस तरह से। अब आपको पता है कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, अभी हम पढ़ के आए थे 6, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1। तो यहां पर मैंने क्या किया है, यहां पर मैंने एक कार्बन ले लिया है, ये रहा कार्बन। इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे कार्बन के, देखो इसके अंदर मैं यही बता देता हूं, के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, एल कोश के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन, इसके के कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसको 1 की जरूरत है, 2 में पूरा हो जाता है के कोश, और एल में इसमें कितने की जरूरत है, 4 की जरूरत है। तो देखो ये मैंने इसके चारों तरफ ये कार्बन के। अब हाइड्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन हैं, 4 हाइड्रोजन हैं। कितने हैं, 4। तो मैंने यहां पर दर्शा दिया, ठीक है, हाइड्रोजन को मैंने यहां दर्शा दिया है, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये मैंने हाइड्रोजन दर्शा दिए। अब इनकी देखो संयोजकता पूरी करते हैं। हाइड्रोजन को तो आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, कोष पूरा करने के लिए कितना है, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। एक तो इसके पास होता है, एक और इसने ले लिया इससे, एक इसके पास है, इसने एक और इससे ले लिया, एक इसके पास है हाइड्रोजन के पास, एक कार्बन से ले लिया, एक इसके पास है, एक हाइड्रोजन इससे ले लिया। तो हाइड्रोजन की संयोजकता तो पूरी होगी, लेकिन कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है और इसकी कितने की जरूरत है, 4 की और जरूरत है। तो ये कहेगा जिस जिस हाइड्रोजन ने एक एक मेरे से इलेक्ट्रॉन लिया है वो मुझे एक एक इलेक्ट्रॉन देगा भी। तो उसने कहा ठीक है, तो इस तरह से ये बन जाती है, और जहां जहां इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है वहां पर बंद बन जाएगा। देखिएगा ये है, इस कार्बन हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की है तो ये बंद बन गया, ऊपर वाले ने भी एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की है तो ये बंद बन गया, इधर वाले ने किया तो ये बंद बन गया, इधर वाले ने किया तो ये बंद बन गया। तो इस तरह से कार्बन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर एकल एकल बंध द्वारा बना लेते हैं। इसको आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, CH4। ये है हमारा मेथेन का निर्माण। इस तरह से मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु आप संरचना बता सकते हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बारे में आप लिखेंगे कैसे वो देख लीजिएगा। सबसे पहले मेथेन का सूत्र होता है CH4, इसमें 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन होते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, जिसके बाह्य कोश में क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसको कोश पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। वहीं बात करें हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1 होता है, और जिसको अपना कोश पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब लिखेंगे हाइड्रोजन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के एक एक परमाणु से साझेदारी करके अपनी जो है संयोजकता कोष को पूरा कर लेता है। वहीं कार्बन 4 हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अपना कोष पूरा कर लेता है, जिससे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, चारों हाइड्रोजन के बीच में एकल बंध बन जाते हैं, 4 एकल बंध बन जाते हैं, और इस प्रकार यहां पर मेथेन का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, मेथेन का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से आप किसी भी तत्व की, किसी भी आपको दे दे यौगिक, उसका आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना या कोई भी अणु दे दे उसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु आप बना सकते हैं। ठीक है, मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूं, आपको 2 इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना के बतानी है। कौन कौन सी है, इसकी आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना के बताएंगे। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना के बतानी है। पहला कौन सा, H2O की, और दूसरा कौन सा, CO2। इन दोनों की आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाकर बतानी है, खुद आप बना के प्रैक्टिस करनी है। तो उम्मीद है आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि चैप्टर का मेन पोर्शन वहीं से स्टार्ट होने वाला है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।